All. Hello everyone, how are you all? Welcome to you all my YouTube channel Easy और Concept। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 चैप्टर हीट से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन। ऐसा नहीं है ये क्वेश्चन सिर्फ क्लास 7 के ही है, ये एक जनरल साइंस के क्वेश्चन है जिनकी नॉलेज सबको होनी चाहिए। इस तरह के क्वेश्चंस आपके आगे कंपटीशन लेवल के एग्ज़ाम में या फिर आपके और स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। थंडर एंड लाइटनिंग हैपन एट द सेम टाइम बट वी सी the lightning before we hear the thunder. Can you explain the reason for this? अब इसमें है कि थंडर और लाइटनिंग दोनों एक साथ होते हैं, बट ऐसा क्यों होता है कि हमें लाइटनिंग पहले दिखाई देती है पर उसका साउंड थोड़ी देर बाद आता है। तो बेटा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि लाइटनिंग और साउंड दोनों की स्पीड में डिफरेंस है। लाइट की स्पीड एयर में हाईएस्ट होती है जबकि साउंड की स्पीड एयर में मिनिमम होती है। जैसे साउंड की स्पीड के बारे में मैं बात करूँ तो साउंड की हाईएस्ट स्पीड सॉलिड में होती है, उसके बाद साउंड की स्पीड लिक्विड में होती है और सबसे कम साउंड की स्पीड एयर में होती है। अब देखिए लाइटनिंग कहाँ हो रही है, लाइटनिंग एयर में हो रही है, तो इस वजह से साउंड का जो ट्रैवल का सोर्स है वो एयर है, ठीक है। और हम यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो साउंड है वो हमें लेट सुनाई देता है क्योंकि यहाँ पे जो साउंड है वो एयर के थ्रू ट्रैवल कर रहा है और एयर में साउंड की स्पीड सबसे कम होती है, इसलिए वो हमारे कानों तक लेट पहुँचता है। जबकि लाइट की जो स्पीड है वो एयर में हाईएस्ट होती है, इसलिए लाइट जो है हमें पहले दिख जाती है और साउंड जो है वो उसके कुछ टाइम बाद सुनाई देता है क्योंकि साउंड की एयर में स्पीड मिनिमम होती है बट लाइट की एयर में स्पीड मैक्सिमम होती है। जैसे यदि इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, जैसे हम दिवाली पे क्रैकर्स चलाते हैं तो उसमें भी क्या है, उसमें भी यही है कि पहले आपको उसकी रोशनी दिखेगी, उसके बाद आपको उसका साउंड आएगा। उसके पीछे भी यही रीज़न है क्योंकि उसकी जो रोशनी है वो लाइट है और लाइट की स्पीड एयर में मैक्सिमम होती है, बट जो साउंड की स्पीड एयर में कैसी होती है, मिनिमम होती है। तो इस वजह से हमें पहले लाइट दिखती है, उसके बाद उसकी आवाज़ सुनाई देती है। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई आर फ्रीज़र प्लेस्ड ऑन टॉप ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। अब आपने कभी ये चीज़ नोटिस की है कि फ्रीज में सबसे ऊपर ही फ्रीज़र क्यों होता है? फ्रीज़र कहीं साइड में, कहीं बीच में या कहीं नीचे क्यों नहीं होता? बेटे इसके पीछे भी फिज़िक्स है। इसके पीछे का जो प्रिंसिपल है वो ये है कि जो हॉट एयर है वो वेट में हल्की होती है और वो ऊपर जाती है, बट जो कोल्ड एयर है वो वेट में हैवी होती है और वो नीचे आती है। इसी कंसेप्ट पे हमारा जो फ्रीज़र है वो हमेशा टॉप पे प्लेस होते हैं क्योंकि जो फ्रीज़र है उसका टेम्परेचर बहुत लो है, तो फ्रीज़र के अंदर की एयर बहुत कूल है और जो कूल एयर है वो वेट में हैवी होती है, इसलिए वो नीचे जाएगी, राइट। बट हम जो फ्रीज के अंदर सामान रखते हैं, फ्रिज के अंदर के जो सामान हैं वो क्या होते हैं, वो थोड़े से हॉट होते हैं, तो उनके अंदर से या तो कोई नॉर्मल एयर या फिर हॉट एयर बाहर आती है। और हमें पता है हॉट एयर वेट में क्या है, लाइट है। फ्रिज का टेम्परेचर कूल है तो जो हमने कोई भी खाने का सामान रखा है ऑब्वियसली उसके अंदर से जो भी एयर रिलीज़ होगी वो हॉट ही होगी उस जो फ्रिज के टेम्परेचर के से हम कंपेयर करें उसका। तो यदि हम कोई भी खाने का सामान हम यदि फ्रिज में रखते हैं तो उससे हॉट एयर रिलीज़ होती है और हॉट एयर वेट में लाइट होती है, इसलिए वो ऊपर की साइड जाएगी। अब ऊपर हमारा फ्रीज़र है तो वो हॉट एयर जब ऊपर पहुंचती है तो वहाँ वो फ्रीज़र के कांटेक्ट में आकर कोल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाती है और वो फिर वापस से नीचे आती है। तो इस तरह से पूरे फ्रीज में एक कोल्ड एयर ही रिप्रेजेंट होती है क्योंकि हमने कोई भी सामान रखा वो उसके अंदर से कोई ना कोई एयर जो है वो रिलीज़ ज़रूर होगी क्योंकि जो फ्रिज का टेम्परेचर है वो जनरली कूल होता है। तो वहाँ फ्रिज का टेम्परेचर कूल है तो हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रखा वो एक हॉटर ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करता है और हम आपको कहते हैं कि हॉटर ऑब्जेक्ट से जो एयर रिलीज़ होती है वो हॉट ही होगी और हॉट एयर वेट में लाइट है तो वो ऊपर जाएगी। ऊपर है हमारा फ्रीज़र की वजह से जो हॉट एयर है वो कूल एयर में कन्वर्ट हो जाएगी और कूल एयर में कन्वर्ट होती है वो हैवी हो जाएगी, फिर वो वापस फ्रिज में आ जाएगी। तो इस तरह से पूरे फ्रिज का टेम्परेचर ठंडा बनाए रखने के लिए
फ्रीज में जो फ्रीज़र है वो हमेशा टॉप पे प्लेस होते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू एक्सेल हॉट एयर आउट ऑफ द किचन, A has an exhaust fan fitted on the window on her kitchen and B has a similar exhaust fan fitted on the wall near the ceiling of her kitchen. So which of the exhaust fan will expel the hot air more effectively? Explain why. अब इसमें ये दिया हुआ है कि हमारे पास किचन में एक दो ऑप्शन है। ए ऑप्शन ये है कि या तो हम एग्जॉस्ट फैन को विंडो में फ़िट करें, या फिर सेकंड ऑप्शन ये है कि हम एग्जॉस्ट फैन को मतलब जो सीलिंग के पास जो वॉल है बिल्कुल वहाँ फ़िट करें। तो इसमें से कौन सा जो तरीका है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगा और क्यों होगा? बेटे इसका आंसर है ऑप्शन बी कि हम जो एग्जॉस्ट फैन को वॉल के पास बिल्कुल सीलिंग के पास में ही फिट करें। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि किचन में ऑब्वियसली देखो फूड बनता है, तो किचन में से कैसी एयर रिलीज़ होती है। अच्छा पहले ये बताओ एग्जॉस्ट फैन का यूज़ क्या है? किचन में एग्जॉस्ट फैन का यूज़ है कि किचन के अंदर की जो वार्म एयर है वो हम बाहर निकाल सके ताकि किचन का टेम्परेचर नॉर्मल रहे, राइट। अब आपको पता है कि वार्म एयर वेट में लाइट होती है, तो वार्म एयर कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। हमें हमेशा पढ़ते हैं वार्म एयर राइजेज अप एंड कोल्ड एयर कम्स डाउन, ठीक है, क्योंकि जो वार्म एयर है वो वेट में लाइट है, वेट में कम है, और जो कोल्ड एयर है वो वेट में हैवी है, इसलिए वो हमेशा नीचे जाती है। आप ये जनरली देखते हो जो चीज़ वेट में हैवी है वो नीचे आएगी, राइट। ओके तो इसमें क्या होता है जब हम फूड कुक कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वार्म एयर रिलीज़ होगी, और वार्म एयर रिलीज़ होगी तो वार्म एयर क्या है हमेशा ऊपर जाएगी, और वार्म एयर ऊपर जाएगी। यदि एग्जॉस्ट फैन हमारा ऊपर है तो वो सीधे वार्म एयर को कैच कर लेगा और उसे सीधे बाहर निकाल देगा। और विंडो, जनरली हम विंडो की बात करते हैं तो विंडो क्या है वॉल के बिल्कुल सेंटर में होती है, बट वार्म एयर सीधे ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाने के लिए जो एग्जॉस्ट फैन है वो सबसे ऊपर ही होना चाहिए ताकि वार्म एयर सीधे बाहर निकल जाए। इसलिए हमने ऑप्शन बी चूज़ किया है कि हम एग्जॉस्ट फैन को सीलिंग के बिल्कुल पास वाली वॉल पे फिट करेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इन line along the sea coast on an island near the equator, as shown the tree tops are permanently bent in one direction. Are the trees bent toward the sea or away from it? Explain. अब इसमें बेटा ट्री दिए हुआ है जो कि आपको राइट हैंड साइड में बैंड है, तो यहाँ ये दिया हुआ है कि ये जो ट्री हैं ये सी की साइड है या फिर सी से दूर है, तो इसका आंसर है अवे फ्रॉम सी। ये इसका आंसर सी क्यों है बेटा? क्योंकि ये कोस्टल एरिया है और कोस्टल एरियाज़ में आइसलैंड में, अच्छा सपोज़ यदि मैं अपना राइट हैंड पर लैंड लेती हूँ और लेफ़्ट हैंड में सी ले रही हूँ, ठीक है, और डे टाइम पे मैंने पढ़ाया हुआ है कि आइसलैंड या कोस्टल एरियाज़ में डे टाइम पर जो है सी ब्रीज फ्लो होती है, और सी ब्रीज क्या है? सी के ऊपर वाली ब्रिज, ठीक है, सी के ऊपर वाली एयर। तो जो सी ब्रिज फ्लो हो रही है, सी ब्रिज का डायरेक्शन होता है सी टू लैंड। अब जो एयर है वो सी से लैंड की साइड जा रही है, तो ऑब्वियसली जो ट्री हैं वो भी सी से लैंड की साइड झुक जाएंगे, क्योंकि जो एयर का फ्लो है वो सी से लैंड की साइड है। तो इसलिए जो ट्री हैं ये सी से अपोजिट साइड मतलब लैंड की साइड पर झुके हुए हैं बिकॉज ऑफ सी ब्रीज। क्योंकि सी ब्रीज का मैंने आपको बताया हुआ है बेटा, डे टाइम पे जो लैंड है रेडिएशन की वजह से वो बहुत जल्दी वार्म हो जाती है, ठीक है, वो बहुत जल्दी वार्म हो जाती है, तो लैंड के ऊपर की एयर भी वार्म हो जाती है, राइट। और आपको पता है वार्म एयर हमेशा ऊपर जाती है, बट पानी जो है वो लैंड के मतलब जो वाटर है वो लैंड के कंपेयर में गर्म तो होता है बट लेट गर्म होता है। पानी लेट ही गर्म होता है और लेट ही ठंडा ही होता है। जितना टाइम वो गर्म होने में लगाता है उतना टाइम वो ठंडे होने में भी लगाता है। तो डे टाइम में लैंड जल्दी गर्म हो गई लेकिन पानी उतना जल्दी गर्म नहीं होता, तो पानी के जो ऊपर की एयर है वो अभी भी वार्म है, अभी भी कूल है, राइट। पानी के ऊपर की एयर है वो अभी भी कूल है, तो कूल एयर नीचे ही रहती है। तो जो डे टाइम पे वहाँ पे फ्लो होती है वो सी के ऊपर वाली एयर है, मतलब कूल एयर है। इसलिए कोस्टल एरियाज और आइसलैंड में दिन में भी ठंडी हवा, ठंडी एयर फील होती है। तो ऐसा क्यों होता है?
आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि जो दिन में वहाँ पे सी ब्रीज फ्लो होती है और वहीं रात में वहाँ लैंड ब्रीज फ्लो होती है। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के लिए आप मेरी इस चैप्टर क्लास 7th के चैप्टर 4 हीट की एक्सप्लेनेशन वीडियो को देख लिए। वहाँ मैंने अलग से लैंड ब्रीज और सी ब्रीज को अलग से एक्सप्लेन किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a curtain is hanging at the entrance of a room. A long corridor runs at right angle to the door that is parallel of the curtains. If a strong wind blow along the corridor, the curtain will. So right answer is get pushed out the room. अब देखिए right answer option B, get pushed out the room. अब देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि एक कर्टन लगे हुए हैं आपके रूम के एंट्रेंस की साइड, जहां आप रूम में अंदर जाते हो, मतलब रूम के गेट पे कर्टन लगे हुए हैं एंड अ लॉन्ग कॉरिडोर रन्स एट राइट एंगल टू दी डोर। और जो रूम का जो डोर है इसके राइट एंगल में कॉरिडोर है, डेट इज़ पैरेलल टू दी कर्टेन, जो कि उन कर्टेन्स के पैरेलल में है। इफ़ अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो फ्रॉम दी कॉरिडोर, यदि कोई स्ट्रॉन्ग विंड कॉरिडोर की साइड फ्लो हो रही है तो कर्टेन्स कहाँ जाएंगे बेटा, कर्टेन्स कहाँ जाएंगे, ये आपको ऑलरेडी आप खुद आंसर दे सकते हो जैसे मैंने आपको बताया है। अच्छा शुरू से एक्सप्लेन मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि यदि एयर की स्पीड ज़्यादा है तो उसका प्रेशर कम होगा और एयर की स्पीड कम है तो प्रेशर हाई होगा। मतलब एयर की स्पीड और प्रेशर एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मतलब मैं आपसे को फिर से रिपीट करती हूँ, एयर की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा। मैम ऐसा कैसे हो सकता है, एयर की स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली प्रेशर ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। यदि एयर की स्पीड ज़्यादा है तो प्रेशर कम होगा और एयर की स्पीड कम है तो प्रेशर ज़्यादा होगा। अच्छा इसे आप ऐसे समझ सकते हो जैसे किसी क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और एक टीचर पढ़ा रहा है तो उसका प्रेशर जो है वो हर एक स्टूडेंट पे थोड़ा कम होगा, राइट। मतलब और यदि एक इस क्लास में सिर्फ 6 स्टूडेंट हैं तो उसका प्रेशर एक एक स्टूडेंट पे काफ़ी अच्छे से होगा। वो एक एक स्टूडेंट को समझ सकती है, एक एक स्टूडेंट की डेस्क पे जा सकती है, उसकी नोटबुक चेक कर सकती है, ठीक है। बट 30 स्टूडेंट है तो वो एक बार में 30 स्टूडेंट्स को अटेंड नहीं कर सकती। ऐसा ही एयर के साथ है बेटा, जब एयर स्लो स्पीड में फ्लो करती है तो वो एक एक ऑब्जेक्ट पे अपना प्रेशर लगाती है। बट वहीं एयर की स्पीड ज़्यादा होती है तो वो एक एक ऑब्जेक्ट पर अपना प्रॉपर प्रेशर नहीं लगा पाती। इसलिए बोलते हैं कि जब एयर की स्पीड कम होती है तो प्रेशर ज़्यादा होता है और एयर की स्पीड ज़्यादा होती है तो प्रेशर कम होता है। अब यहाँ दिया हुआ है जो एयर है वो कहाँ फ्लो हो रही है, हाई स्पीड की एयर फ्लो हो रही है कॉरिडोर में। तो कॉरिडोर में एयर फ्लो हो रही है तो मतलब कॉरिडोर में एयर काफ़ी है, कॉरिडोर में एयर की स्पीड ज़्यादा है तो वहाँ प्रेशर कम होगा, ठीक है। वहाँ प्रेशर कम है और आपको पता है कि एयर कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, एयर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर रीजन में फ्लो करती है। तो मतलब जो कर्टन्स हैं वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर में आएंगे। अब आपको पता है कॉरिडोर में जो एयर की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है और वहाँ प्रेशर बहुत कम है, तो कर्टन्स ऑब्वियसली इस डोर से आउटसाइड की साइड फ्लो करेंगे, मतलब उधर की साइड फ्लो करेंगे जहाँ पर प्रेशर कम है, क्योंकि जो एयर हमेशा फ्लो करती है कहाँ से, हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में। अब जो कॉरिडोर में बहुत ज़्यादा एयर है तो वहाँ प्रेशर लो है, तो इसलिए कर्टन्स कॉरिडोर की साइड फ्लो करेंगे। मतलब आंसर है ऑप्शन बी, गेट पुश्ड आउट दी रूम, रूम से बाहर की साइड मतलब कॉरिडोर की साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, figure shown a child blowing air with a straw near the open of another straw which has its other end in a soft drink bottle. It was observed that the level of the soft drink in the straw rises up as soon as air is blown over its open end. Which of the following best example the reason for rise in level of drink? अब इसमें दिया हुआ है कि यदि कोई, इसमें जो फिगर दिया हुआ है इसमें जो ये चाइल्ड दिख रहा है
वो चाइल्ड इस स्ट्रॉ में एयर फ्लो कर रहा है, ठीक है, वो चाइल्ड इस स्ट्रॉ में एयर फ्लो कर रहा है, बट इसके एयर फ्लो करने से ये जो बोतल दी हुई है इसके अंदर सॉफ्ट ड्रिंक है, वो सॉफ्ट ड्रिंक जो है उसका लेवल थोड़ा सा ऊपर होता है, वो सॉफ्ट ड्रिंक ऊपर आती है। तो इसमें रीज़न बता रहा है कि ऐसा क्यों है। तो इसका आंसर आप देखिए, इसका आंसर होगा हमारा ब्लोइंग ऑफ एयर डिक्रीज प्रेशर ओवर दी ओपनिंग द स्ट्रो। यस, ऑप्शन ए, क्योंकि हम जहाँ एयर फ्लो कर रहे हैं, जब अच्छा आप ये देखिए आप इस फिगर में कि ये जो चाइल्ड है ये एयर फ्लो कर रहा है स्ट्रो में, तो स्ट्रो के सेकेंड एंड तक भी एयर आएगी, राइट। अब वहाँ एयर है तो वहाँ एयर की स्पीड क्या है, ज़्यादा है, और जहाँ एयर की स्पीड ज़्यादा है वहाँ प्रेशर कम है, राइट। और मैंने आपको बोला कि एयर हमेशा हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर रीजन में जाने को प्रेफर करती है। तो जो कोल्ड ड्रिंक के अंदर की जो एयर है वो ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक के अंदर एयर का प्रेशर हाई है, तो वो जो बाहर जो लो प्रेशर रीजन क्रिएट हो रहा है वो वहाँ आने की कोशिश करेगी, तो जो कोल्ड ड्रिंक की एयर है वो बाहर आती है। इसी वजह से कोल्ड ड्रिंक का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, क्योंकि जब वो चाइल्ड एयर फ्लो कर रहा है तो वहाँ एयर की स्पीड ज़्यादा है, तो वहाँ लेवल जो एयर का प्रेशर है वो कम है। बट अंदर सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर कोई एयर का फ्लो नहीं है, तो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर एयर का प्रेशर हाई है, तो एयर फ्लो करती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन में। इस वजह से जो सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर की एयर है वो बाहर आने की ट्राई करेगी, इसी वजह से सॉफ्ट ड्रिंक का जो लेवल है वो थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज diagram are shown in figure 8.1 to depict the direction of sea breeze, which of them gives the correct direction। अब इसमें दिया हुआ है, ये 4 फिगर दिए हुए हैं, इसमें से आपको बताना है कि कौन सा एक फिगर करेक्ट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसमें देखिए, इसमें राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कि डे टाइम पर जो सी ब्रीज है वो फ्लो होती है, तो सी ब्रीज का कंसेप्ट आपको ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। बाकी आपको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का कंसेप्ट देखना है तो मेरी क्लास 7 चैप्टर 4 के एक्सप्लेनेशन वीडियो में आप देख सकते हो। सी ब्रीज जो है वो कूल एयर है, तो आप देखिए इन्होंने सी ब्रीज को ब्लू एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्योंकि सी ब्रीज जो है कूल एयर है, और जो लैंड के ऊपर की एयर जो है वो गर्म है, वो वार्म एयर है, और इन्होंने लैंड ब्रीज को रेड वाले इस एरो से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अब डे टाइम पे जो सी ब्रीज है वो कूल है, तो वो हैवी है, तो वो फ्लो करती है, क्योंकि जो लैंड के ऊपर की एयर है वो गर्म है, वो वेट में लाइट है, तो वो ऊपर चली जाती है, क्योंकि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि जो लाइट एयर है वो वेट, जो वार्म एयर है वो वेट में लाइट है और वो हमेशा ऊपर जाती है, राइट। तो आप यहाँ देखिए फिगर ए में जो सी ब्रीज है वो ब्लू एरो से रिप्रेजेंट की हुई है, जो लैंड के ऊपर की एयर है वो रेड एरो से रिप्रेजेंट की हुई है, और सी ब्रीज फ्लो करती है हमारी ब्रीज सी से लैंड की साइड। अब आप यहाँ देखिए सी के ऊपर जो ये ब्लू एरो है ये आपका फ्लो कर रहा है लैंड की साइड, और जो लैंड के ऊपर वाली एयर है ये जा रही है आपकी ऊपर की साइड। तो यहाँ ये राइट आंसर है फिगर ए। Now next question is shows a diagrammatic representation of tree in the afternoon along a sea coast. State on which side is the sea, A और B. Give reason for your choice। अब इसमें हमको सेम यही बताया हुआ है कि ये सी कोस्ट एरिया है, मतलब वो इस कोस्टल एरिया है, उसमें जो ये जो ट्री है वो बी से ए की साइड बेंड हो रहा है। तो आपको बताना है कि यहाँ सी किधर है, ए की साइड क्या है और बी की साइड क्या है। आप फिगर देखते ही बता सकते हो मैम ये जो बी लिखा हुआ है इधर की साइड सी है, और जहाँ ए लिखा हुआ है उधर की साइड लैंड है, क्योंकि सी ब्रीज फ्लो होती है लैंड टू सी टू लैंड। अब जो सी ब्रीज फ्लो हो रही है सी टू लैंड, तो जो इस एयर की वजह से तो जो ट्री हैं उनके जो टॉप है वो भी बेंड हो जाएंगे सी से लैंड की साइड। तो यही रीज़न है, यहाँ पे आंसर है बी साइड। अब आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर एक गेम दिया हुआ है, आप जैसे रिडल खेलते हैं वैसे जनरली ये साइंस की रिडल है।
यहाँ पे अक्रॉस में लिखना है ये 2, 4 और 5 के आंसर, और डाउन में लिखने हैं ये 1 और 3 के आंसर। आप कोशिश करिए, स्क्रीन को पॉज करिए और इस पज़ल को सॉल्व करने का ट्राई करिए। बाकी यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, लेकिन आप यहाँ इस स्क्रीन को पॉज करके पहले इस रिडल को सॉल्व करिए, उसके बाद आंसर को चेक करिए। तो यहाँ देखिए सेकंड है, लिक्विड्स आर गैसेस आर हीटेड बाय दिस प्रोसेस। तो ये इसका आंसर होगा ऑब्वियसली कन्वेक्शन, क्योंकि लिक्विड और गैसेस में जो हीट फ्लो होता है वो होता है कन्वेक्शन की वजह से। एंड फोर्थ इज इट डज नॉट अलाउ हीट टू पास। तो इसका आंसर होगा इंसुलेटर, क्योंकि इंसुलेटर ही ऐसे हैं जो हीट को फ्लो नहीं होने देते और कंडक्टर ऐसे हैं जो हीट को फ्लो होने देते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन का आंसर है इंसुलेटर्स। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन है, हीट इज़ मेजर्ड इन दिस यूनिट। तो इसका आंसर होगा आपका जूल। नाउ अप टू डाउन है, इट इज़ इफेक्ट ऑफ हीट। तो इसका आंसर होगा टेम्परेचर। और नेक्स्ट है, इट इज़ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका आंसर होगा हीट। अब आप यहाँ देखिए, ये है इस रिडल का आंसर, ये देखिए आप, यस। तो आप देखिए ये फर्स्ट का आंसर टेम्परेचर, सेकंड है कन्वेक्शन, थर्ड जूल, और इसके फिफ्थ जूल, थर्ड है हीट, और फोर्थ है आपका इंसुलेटर। इस तरह से ये रिडल आपकी कंप्लीट होती है। अब हम आते हैं सेकंड रिडल पर। सेकंड रिडल भी बहुत इंटरेस्टिंग है। आप यहाँ चेक करिए, सेकंड रिडल देखो किस तरह से दे रखी है। इसमें दे रखा है अक्रॉस में सॉल्व कर रहे हैं 3, 4 और 5th क्वेश्चन, और अप टू डाउन सॉल्व करने हैं 1 और 2। तो ये हज़ार्ड कॉजिंग डिस्ट्रक्शन, इसका आंसर होगा आपका डिज़ास्टर। फोर्थ है, इट इज़ अ सेंटर ऑफ साइक्लोन, इसे बोलते हैं हम आई ऑफ साइक्लोन, राइट। फिफ्थ है, ए साइक्लोन इज कॉल्ड जो साइक्लोन को अमेरिका में बोलते हैं हरिकेन। और नॉ नेक्स्ट है डाउन में, ए डिवाइस टू मेज़र विंड स्पीड। तो विंड स्पीड मेज़र करने की जो डिवाइस है वो है एनेमोमीटर। और सेकेंड है, दिस टर्म मीन्स सीज़न इन अरबिक। तो अरबिक में सीज़न है, सीज़न को अरबिक में बोलते हैं मौसम। अब आप सोचेंगे मौसम हिंदी में बोलते हैं, नहीं, सीज़न को अरबिक में मौसम बोलते हैं और हिंदी में बोलते हैं ऋतु, राइट। और यहाँ पे है इस साइक्लोन, इट इज़ अ सेंटर ऑफ अ साइक्लोन। तो आपको हम बता दें, ऑलरेडी हमने बताया भी हुआ है क्लास 7th के विंड स्टॉर्म और साइक्लोन के चैप्टर में, कि साइक्लोन के बिल्कुल सेंटर में साइक्लोन की आई होती है, इसे बोलते हैं आई ऑफ साइक्लोन। उसमें सिर्फ हाई स्पीड की विंड होती है और इसका जो प्रेशर है वो बहुत लो होता है। तो ये इसे बोलते हैं हम आई ऑफ साइक्लोन। अब इस तरह से हमारे क्लास 7th के हीट के जो कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे आज हमने वो डिस्कस किए। यदि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। माय चैनल नेम इज़ योर कंसेप्ट। थैंक यू।